ज़्यादा इंडिकेटर्स का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो एनालिसिस है वो अच्छी हो जाएगी। इनफैक्ट जितने ज़्यादा इंडिकेटर्स लगाओगे उतनी ज़्यादा आपकी एनालिसिस को और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। आपको बेसिकली यही समझना है कि जो भी आपके इंडिकेटर्स है वो प्राइस एक्शन से ही निकले। हेलो फ्रेंड्स, सो ये वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो कॉमन कौन सी गलती हैं जो अभी तक प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी काफ़ी बारी करते रहते हैं एंड जो न्यू ट्रेडर्स हैं वो भी बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। तो आप देखोगे तो जो ओवरऑल मिस्टेक्स है जो कि एक ट्रेडर करता है वो आप एक्चुअली अपने फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो। एक लिमिटेड मिस्टेक्स है, हम वही करते रहते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हम काफ़ी साल तक भी वही रिपीट करते हैं। हम उन मिस्टेक से सीखते ही नहीं है। देखो, जब भी आप किसी न्यू फील्ड में एंटर करोगे तो आपने वहाँ पे मिस्टेक्स तो करनी ही करनी है। मिस्टेक्स करके ही आप सीखते हो। बट अगर आप उनसे सीखो ना एंड काफ़ी काफ़ी साल वही मिस्टेक्स रिपीट करते रहो एंड अपना मनी आप लूज़ करते रहो एंड देन अगेन वैसे ही ट्रेड करो एंड फिर वही मिस्टेक करो, फिर मनी लूज़ करते रहो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप देखोगे कि काफ़ी मैंने देखे अपने फ्रेंड्स को जिनको ट्रेड करते हुए 10 साल 12 साल भी हो गए हैं, बट अभी तक वो प्रॉफिटेबल नहीं है अभी तक, क्योंकि एक कॉमन मिस्टेक्स वो अभी तक उसी को रिपीट करी जा रहे हैं। वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि वो पहली बात तो कोई मिस्टेक कर क्या रहे हैं, उनको वो समझ नहीं आ रही है। एंड अगर वो उसको कर भी रहे हैं तो वो साइकोलॉजिकली अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे, वो सिस्टम्स नहीं बना पा रहे, वो प्रोसेस नहीं बना पा रहे जिससे कि वो अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकें एंड हैबिट्स चेंज करके ही आप अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सकते हो। तो जो सबसे फर्स्ट मिस्टेक है जो कि हम सारे करते हैं, मोस्टली ये वो करते हैं जो ट्रेडिंग में न्यू आते हैं, तो ये है कि हम बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स लगा देते हैं अपने चार्ट्स पे। हमें देखो हमेशा से कहा जाता है कि जो जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है, जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे उतनी अच्छी चीज़ है। तो हम ये ज़्यादा ज़्यादा के चक्कर में ट्राई करते हैं कि हम अपने चार्ट्स में भी ज़्यादा इंडिकेटर्स लगा दें। एंड देन होता क्या है कि एक बार ही इंडिकेटर्स इतना ज़्यादा लगा देते हैं तो हम उसके बाद एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि एक्चुअली हम ट्रेड कब लें। हमने कोई ट्रेड लिया था तो वो कौन से इंडिकेटर से लिया था एंड फिर हमारा वहाँ पे एग्जिट कहाँ पे होना चाहिए, हमें वो समझ ही नहीं आता। हम बस उसके जो इंडिकेटर्स हैं उसके अंदर ही फंस के रह जाते हैं। एंड उससे फिर एक और प्रॉब्लम क्या आती है, हमें फिर ये लगता है कि यार जो इंडिकेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं ये शायद इतने परफेक्ट नहीं है, शायद कोई और एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो कि हमें नहीं पता चला अभी तक, शायद हमें वो किसी से सीखना चाहिए। एंड देन हम वो होली ग्रेल इंडिकेटर के पीछे भागते रहते हैं। एंड हमें बचपन से ये भी सिखाया जाता है कि हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क बहुत अच्छा होता है। तो ठीक है, आपने जब लर्निंग फेस है तब तो हार्ड वर्क करो, बट जो आपकी एक्चुअल ट्रेडिंग है, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, वो आपकी बिल्कुल एफर्टलेस होनी चाहिए। आपकी एक्चुअल ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है। आपका एक सिस्टम होना चाहिए, वो सिस्टम ही आपको बताएगा कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ तक उसे होल्ड करना है एंड कहाँ पे एग्जैक्टली उसको एग्जिट करना है। तो वहाँ पे अपने हार्ड वर्क नहीं करना है। एंड ज़्यादा इंडिकेटर्स का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो एनालिसिस है वो अच्छी हो जाएगी। इनफैक्ट जितने ज़्यादा इंडिकेटर्स लगाओगे उतनी ज़्यादा आपकी एनालिसिस को और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। आपको बेसिकली यही समझना है कि जो भी आपके इंडिकेटर्स है वो प्राइस एक्शन से ही निकले। सारे के सारे इंडिकेटर्स एक डेरिवेटिव्स है जो कि प्राइस से ही निकलते हैं। प्राइस की कैलकुलेशन से ही इंडिकेटर्स बनाए हुए हैं ताकि विजुअली आपको वो एक थोड़ा इजी हो जाए देखने के लिए। इसलिए ट्राई करो कि आपकी जो बेसिक ट्रेडिंग है वो प्राइस एक्शन के बेस पे हो। एंड यस, अगर आपने उसके अंदर कुछ कंफर्मेशन के लिए कभी कुछ लगाना है तो आप बिल्कुल बेसिक इंडिकेटर्स लाइक मूविंग एवरेजेस, सुपर ट्रेंड, तो वैसे आप RSI भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, तो वैसे इंडिकेटर्स आप बिल्कुल बेसिक एक कंफर्मेशन के लिए लगा सकते हो। एंड उसको भी आई वुड सजेस्ट कि उसको भी आप हिडन रखो, आपके चार्ट्स में उसको हिडन रखो। जब आपको लग रहा है कि आपको कुछ डबल कंफर्मेशन चाहिए, सिर्फ उस टाइम पे उसको ऑन करके देखो एंड दोबारा उसको ऑफ कर दो। ओवरऑल आपका चार्ट हमेशा एनालिसिस करते टाइम एंड ट्रेडिंग करते टाइम भी एकदम क्लीन होना चाहिए। जितना क्लीन चार्ट रहेगा उतना ज़्यादा आप फोकस कर पाओगे प्राइस पे एंड उतनी ही आपकी ट्रेडिंग सिंपल एंड ईजी होगी। तो नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड मिस्टेक, दैट इज़ रिवेंज ट्रेडिंग। अब रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है कि हमने कोई ट्रेड लिया, उसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस एक सपोज हिट हो रहा था, हमने वो स्टॉप लॉस को नहीं लिया
एंड देन वो लॉस बड़ा होता रहा। एंड अब हम फंस गए हैं उस रिवेंज मोड में कि अब हमने किसी भी तरह इस लॉस को छोटा करना है, या फिर हमने ये लॉस ख़त्म करके प्रॉफिटेबल होना है। तो ये रिवेंज ट्रेडिंग में हम एक बार ही फंस जाते हैं, तो इसका बहुत बुरा विशेष सर्कल है। मैंने कितने लोग देखे हैं जो रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में अपनी कितने सालों की कैपिटल उन्होंने एक दो दिनों में पूरी वाइप आउट कर दी। आप नोटिस करोगे कभी भी जिन लोगों की भी कैपिटल वाइप आउट होती है वो कभी बहुत लंबे टाइम में नहीं होती, उसको सिर्फ एक दो दिन ही लगते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे रिवेंज ट्रेडिंग के मोड में आए होते हैं। एंड वो उस टाइम उनके सेंसेस काम नहीं कर रही होती, उनको अपना कोई प्लान क्या है ट्रेडिंग का क्या नहीं है वो कुछ नहीं सोच रहे होते। उनको बस ये चल रहा होता है कि मैंने ये जो लॉस किया है इसको मैंने कितनी जल्दी रिकवर करना है। बस अब उस जल्दी के चक्कर में इतना ज़्यादा वो ओवर ट्रेड में भी फंस जाते हैं। एंड ओवर ट्रेडिंग का भी बेसिक लॉजिक यही होता है कि वो रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वो रिवेंज ले रहे हैं कि जैसे कि पता नहीं मार्केट ने उनसे पर्सनली कुछ आके लॉस उनको दिए एंड उनको अब मार्केट से दोबारा अपने ये पैसे वापस लेके आने हैं। मार्केट को तो पता भी नहीं है कि हम एग्जिस्ट करते हैं, मार्केट तो जो कर रही है वो करेगी, हमने अपने अकॉर्डिंग एक प्लान बनाना है एंड उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। प्रॉब्लम ही तभी आती है जब हमारे पास कोई एक फिक्स प्लान नहीं होता है, हम सिर्फ अपने जो ट्रेडिंग के इमोशंस हैं, जैसे इमोशन इम्पल्सिव कोई इमोशन आया, कभी कुछ लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भाग रहा है कोई स्टॉक, उसको एकदम से बाय कर लिया। कभी कोई लग रहा है एकदम से पैनिक में कोई गिर रहा है, अभी उसकी हम कैंडल क्लोजिंग की वेट भी नहीं करी हमने और एकदम से उससे डर के निकल जाते हैं। एंड फिर दोबारा वो स्टॉक ऊपर चल जाता है, फिर हम फील करते हैं कि यार हमने बहुत जल्दी निकल गया। तो इसको आप ऐसे बचा सकते हो रिवेंज ट्रेडिंग के मोड में जाने से कि आप अपना स्टॉप लॉस जितना छोटा है, जब आपने वो सोचा हुआ था कि यार इस स्टॉक को मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है मैंने, एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस जब आएगा तो मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस लूँगा एंड इसी पॉइंट पे निकल जाऊँगा। आप अपना खुद का बनाया हुआ ही रूल फॉलो नहीं करते, प्रॉब्लम तब आती है। हम एनालिसिस तो बहुत अच्छी कर लेते हैं कि हाँ ये हमारी एंट्री पॉइंट है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे इसके नीचे जाएगा तो हम निकल जाएंगे। बट एक्चुअल में जब वो उसके नीचे प्राइस जा रहा होता है तब हम अपनी ईगो पे ले जाते हैं कि नहीं यार इतनी जल्दी स्टॉप लॉस क्यों लिया है मैंने, इतना ज़्यादा इस स्टॉक पे मैंने वर्क किया है, इतनी एनालिसिस करी है मैंने, इतनी जल्दी स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, थोड़ा टाइम और रुक जाते हैं। देन वो थोड़ा टाइम और रुकने के चक्कर में आपका लॉस और बड़ा होता रहता है और बड़ा होता रहता है एंड इतना बड़ा हो जाता है कि फिर आप पैनिक करते हो एंड देन तभी ये गलतियाँ होती है एंड तभी रिवेंज ट्रेडिंग हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फोमो। ये मिस्टेक भी आप देखोगे कोई एमेच्योर ट्रेडर है, कोई प्रोफेशनल ट्रेडर है, ये मिस्टेक भी सारे करते हैं। इसमें हम समझेंगे कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिससे हम शायद ये मिस्टेक से बच सकें। तो देखो फोमो, आप देखो सबसे पहले होता क्या है कि हमें यही लगता है ना कि यार एक स्टॉक है बहुत ज़्यादा भागी जा रहा है एंड इतना ज़्यादा मेरे सामने देखते देखते इतना ये मूव दे चुका है, अब और ना भाग जाए, इससे पहले मैं जल्दी से इसको एंटर कर लेता हूँ। जैसे ही आप उसको एंटर करते हो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो वहीं से गिरना शुरू हो जाता है एंड देन आपको लगता है कि यार ये स्टॉक लगता है मेरी एंट्री की वेट कर रहा था, जैसे ही मैंने एंट्री करी ये गिरना शुरू हो गया, इससे पहले इतना अच्छा चल रहा था। तो वो स्टॉक एक्चुअल में अपने हो सकता है अपनी पीक पे आ रहा है एंड वहाँ से उसके बाद उसने फॉल करना हो, बट बिकॉज जो भी आखिरी की जो मूव होती है ना वो हमेशा बहुत ही स्टीप होती है, बहुत ही वो फास्ट मूव होती है। तो लास्ट लेग जो होती है किसी भी मूव की वो इतनी फास्ट होती है कि उसको देख के बहुत लोगों को फोमो हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे मार्क मेनी जो कि बहुत बड़े ट्रेडर है यूएस के, उनके जो सेलिंग रूल्स है, उनके सेलिंग रूल्स में इनफैक्ट ये बताया उन्होंने कि वो देखते हैं जब किसी भी स्टॉक की मूव जो होती है वो एकदम बहुत वर्टिकल हो जाती है एंड वर्टिकल होते होते साथ में उसके बहुत ही बड़े गैप्स आते हैं उसमें, एंड गैप्स के साथ भी बहुत वर्टिकल मूव आती है, वो उससे समझते हैं कि यहाँ पे अब एक एग्जॉस्शन आने वाला है, एक हॉल्ट आने वाला है, यहाँ से अब स्टॉक और बहुत देर तक ऊपर नहीं जा सकता। तो उस पॉइंट पे आके वो अपने प्रॉफिट्स बुक कर रहे होते हैं, वो स्टॉक से निकल रहे होते हैं। हम एक न्यू ट्रेडर ऐसी मूव को देख के फोमो में आ जाते हैं एंड उस टाइम पे आके हम उसको एंट्री कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंस है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर किस वजह से सोचते हैं, एक बहुत फास्ट मूव को कैसे देखते हैं, एंड एक न्यू ट्रेडर एक फास्ट मूव को कैसे देखता है। तो ये डिफरेंस है। इसमें फोमो से बचने के लिए अब जो आप थोड़े स्टेप्स जो आप ले सकते हो दैट इज़ कि आप एक अपनी चेकलिस्ट बनाओ
चेकलिस्ट वो आपकी अपनी हो सकती है कि आपकी जो ट्रेडिंग का स्टाइल है उसमें आपको क्या सूट करता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चेकलिस्ट बनाओ। अब वो चेकलिस्ट में अगर मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊं तो इट कैन बी कि आप वही स्टॉक को लोगे जो कि अपने 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। 200 मूविंग एवरेज जिसको कि हम बैकबोन भी कहते हैं किसी भी स्टॉक का, अगर उससे ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब भी आप उस स्टॉक को और आगे देखना स्टार्ट करोगे। एक बार ही इसकी चेकलिस्ट के प्रॉपर ये पॉइंट हो गया कि हाँ ठीक है, ये 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसके बाद आपने अगर मोमेंटम देखना उसके अंदर तो आप देखोगे कि वो अपनी फिर जो 20 एंड 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक आपका चेकलिस्ट का पॉइंट हो सकता है कि इसमें कोई अपर फ्रीज या लोअर फ्रीजेस या सर्किट्स तो नहीं लगते इसके अंदर, तो अगर कोई सर्किट्स वाले स्टॉक है उससे दूर रहो अगर आप एकदम न्यू ट्रेडर हो। एंड आपका एक और चेकलिस्ट का पॉइंट हो सकता है कि ये कोई बहुत माइक्रो कैप स्टॉक तो नहीं है जो कि बहुत ईजिली कोई मैनिपुलेट कर सकता है, तो वो आपके चेकलिस्ट में हो सकता है। तो जब भी आपको कोई नेक्स्ट टाइम कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा चलता हुआ दिखेगा तो आपने यही देखना है उसके अंदर कि आपकी सारी चेकलिस्ट के पॉइंट पूरे हो रहे हैं। अगर आपके सारे चेकलिस्ट के पॉइंट्स पूरे ही नहीं हो रहे तो आपने वो ट्रेड को जाने दो, जितना भी वो भागता है कोई बात नहीं, और बहुत ट्रेड्स है, मार्केट की यूनिवर्स बहुत बड़ी है, हम कोई और ट्रेड में एंट्री ले लेंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ कि हम अपने जो ट्रेड्स हैं उसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते रहते हैं दूसरों के साथ, ये बहुत बड़ी हम मिस्टेक करते हैं। तो देखो, जब आप कोई स्ट्रेटजी लर्न कर रहे हो, आपने जब कोई ट्रेड एंट्री नहीं ली, उस टाइम पे आप किसी के साथ डिस्कस कर रहे हो, वो बिल्कुल समझ आता है, वो करना भी चाहिए। उससे आपकी स्टडी कंफर्मेशन होती है। कभी कभी आप हो सकता है इमोशंस में आके कुछ गलत एंट्री करने लगे थे, तो उस टाइम पे आप किसी के साथ अगर डिस्कस कर लो एंड वो आपको रैशनली बताया कि यार नहीं, ये एंट्री अभी यहाँ पे बनती नहीं है, आपकी स्टडी के हिसाब से एक गलत एंट्री होने वाली है, एंड आपको समझ आए कि हाँ जो वो कह रहे हैं वो ठीक है, उस टाइम पे आप हो सकता है कि गलत एंट्री करने से बच जाओ। बट वंस यू आर इन द ट्रेड, एक बार ये आप ट्रेड ले चुके हो, उसके बाद आई गेस किसी के साथ भी कुछ डिस्कस नहीं करना चाहिए, बिकॉज उनका व्यू पॉइंट आपके व्यू पॉइंट से हो सकता है मैच ना करे, एंड आप उनके व्यू से पैनिक करके या एक्साइटमेंट में आप अपने ट्रेड्स को ख़राब कर दो। अब बहुत बारी होता था स्टार्टिंग में, जब भी मैं ट्रेड लेता था मुझे हैबिट थी कि उसी टाइम ट्विटर ओपन करके बैठ जाता था। अब काफ़ी बारी किसी चीज़ में अगर मैंने बाई किया हुआ है, वहीं पर यार कोई मुझे दिखता था कि ट्विटर पर कोई बहुत बड़ा ट्रेडर उसको सेल कर रहा है, तो एक बारी में ना मैं डाउट कर जाता था कि यार पता नहीं, शायद उनको ज़्यादा पता है, शायद मेरी कोई स्टडी अभी ठीक नहीं है, इनको इनको इतने लोग फॉलो करते हैं, बहुत बड़े नाम है ट्विटर के, हो सकता है कि इनको एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पता है। एंड उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या होती है, जब एक्चुअल में वो स्टॉक हल्का सा भी डिप करता है ना, आप एक्चुअल में पैनिक करना स्टार्ट हो जाते हो कि यार हाँ मैंने देखा था ट्विटर पे उनका, वो भी सेल कर रहे हैं एंड स्टॉक भी कितना स्टार्ट हो गया, यार मैं निकल जाता हूँ, यार शायद मेरी कोई स्टडी में ही कोई ख़राबी थी, मैं इससे चुपचाप निकल जाता हूँ। तो ये प्रॉब्लम तभी आती है जब हम दूसरों को बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं, उनकी अपनी स्ट्रेटजी किसी साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। तो किसी और को हम सोशल मीडिया पे जब अपनी ट्रेड लेके देख रहे हैं तब भी एक तरह से हम उनके व्यू पॉइंट से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, एंड उससे हमारी ट्रेडिंग एक्चुअल में ख़राब होती है और ज़्यादा। तो आप एक रूल बना लो कि जब भी आपने कोई ट्रेड लिया है, एक बार आपने कोई स्टॉक पोजीशन कोई ली हुई है, उसको किसी के साथ डिस्कस मत करो। लेने से पहले करना है कर लो, बट एक बार जब ले लिया तो उसके बाद किसी को भी डिस्कस ना करो। एंड बिकॉज होता क्या है कि हमें जो करना चाहिए दैट इज़ कि हमें एक जर्नल बनाना चाहिए, एंड वो जर्नल पे हमें स्टिक करना है। हमने देखना है कि यार हमें कौन से टाइप की ट्रेडिंग सूट करती है, हमने कोई स्टॉक की अगर एंट्री ली थी तो वो क्या रीज़न से ली थी, एंड अगर हमने यहाँ से एग्ज़िट करना है तो वो क्या रीज़न होना चाहिए कि हमने इसे एग्ज़िट करना है। हमारे जर्नल हमें बताएगी कि हमने कब ट्रेड लिया था, क्यों इससे निकलना है। हमारा जर्नल ही हमारी बेस्ट हमारी बुक है ट्रेडिंग की, वो ही हमें बताएगी कि कैसे कैसे हमारे जो पैटर्न्स है फॉलो होते हैं, हमें कौन से स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग ज़्यादा सूट करती है तो हम उसको ही ज़्यादा करेंगे, इंस्टेड ऑफ अपने फ्रेंड से पूछने के लिए कि यार तू बता मुझे कौन सी स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग सूट करेगी। आप अपने जर्नल से पूछो, जर्नल आपको बताएगी कि देखो जब भी आपने ये स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग ली है, जब भी आपने ऐसे ट्रेड्स लिए हैं, जब भी आपने उनको इतने टाइम तक होल्ड किया तो आपको प्रॉफिट मिला है। फॉर एग्जांपल, यहाँ जब तक आपने ट्रेड्स को इतनी जल्दी निकल गए थे तो आपको हमेशा इन अ नेटशल आपको लॉस ही हुआ है। तो आपने किसी और से नहीं पूछना, अपने जर्नल से पूछना है कि आपको क्या करना चाहिए।
नाउ लास्ट इज़ हमें ट्रेडिंग में आके गेट रिच क्विक वाला जो है ना वो फंडा वो हमारे माइंड में रहता है। देखो ट्रेडिंग एक बिज़नेस है, इसको एज अ बिज़नेस ही लेना चाहिए। कभी भी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके मार्केट में मत आओ कि आप यहाँ पे डिसअपॉइंट हो जाओ एंड अपना लॉस भी करा लो। यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी विंस जो नॉर्मल बिजनेस में होता है वो भी यहीं पे भी वही होता है। अब आप कोई नॉर्मल ब्रिक एंड मोटार बिजनेस कोई अगर स्टार्ट करते हो, उसके अंदर आप ये मान के चलते हो कि यार पहले 2 साल 1 साल तो यार प्रॉफिट होएगा ही नहीं, पहले साल अगर मैं अपने खर्चे भी निकालूँ ना तो बहुत है, उसके बाद मैं प्रॉफिट के बारे सोचूंगा। ट्रेडिंग में हम पता नहीं क्यों सोचते हैं कि हम पहले दिन से, पहले हफ्ते से ही, पहले महीने से ही हम प्रॉफिट करना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड वो गलती कहीं ना कहीं हमारी नहीं है। आजकल काफ़ी ऐसे इन्फ्लुएंस भी हमें किया जाता है सोशल मीडिया पे एंड कहीं पे वो दिखाया जाता है कि यार ट्रेडिंग बहुत ईजी है। यस ट्रेडिंग ईजी है, बट आपके एक्सपेक्टेशंस भी ठीक होने चाहिए। ये एक बिज़नेस है, बहुत सीरियस बिजनेस है एंड इसको एज अ बिज़नेस ही लेके चलना चाहिए। अब होता क्या है कि उस दिन मुझे किसी एक फॉलोअर का मुझे मैसेज आया था, तो वो बोला कि सर मैं ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट की है एंड मुझे 6 मंथ्स हो गए हैं, मैं अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि अगर मुझे 25% रिटर्न्स मिल जाए तो वो अच्छी होगी। तो ऐसे 25% तो साल की बहुत अच्छी है। आप हाँ अगर आपको मिल सकती है आप उस वजह से ट्रेड कर सकते हो, यानी कि आप समझ आ जाएगा आपको आप ठीक ट्रेड कर रहे हो। तो बस लाइक सर साल की नहीं महीने की पूछ रहा हूँ। तो लोगों को एक्चुअल में लगता है कि आप मार्केट से इतने रिटर्न्स निकाल सकते हो। यस एक महीने में निकाल सकते हो 25%, पर आप उसको कंसिस्टेंटली नहीं कर सकते। एक महीने में जब आपने 25% निकाले हैं, नेक्स्ट मंथ में वो मोस्ट प्रोबेबली वापस चल जाएंगे एंड उससे अगली मंथ में आपको हो सकता है काफ़ी कैपिटल भी वापस चल जाए। तो हमारा इसको मार्केट को देखने का जो व्यू पॉइंट है, जो पर्सपेक्टिव है, वो अच्छा होना चाहिए। इसको हमें कोई लॉटरी सिस्टम नहीं समझना, ये एक बिज़नेस है एंड इसको एज अ बिज़नेस ही लेना चाहिए। तो दीज वर सम मिस्टेक्स जो हम सारे करते हैं एंड हमने इसी मिस्टेक्स को ओवरकम करना है। हमने न्यू मिस्टेक्स कर लेंगे कोई बात नहीं, बट हमने ये मिस्टेक्स को अब रिपीट नहीं करना है। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड अगर आप भी ये मिस्टेक्स करते हो या फिर कोई और मिस्टेक करते हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। एंड आप उस मिस्टेक से अब कैसे ओवरकम कर पा रहे हो, क्या अपने न्यू स्टेप्स लिए कि जिससे आपको हेल्प हो रही है, तो वो भी आप नीचे मेंशन कर सकते हो, उससे बाकी ट्रेडर्स को भी हेल्प होगी। थैंक यू। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.